नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसले लेकर इस साबित कर दिया है कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने कहा कोरोना काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में है। नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने का विश्वास दिया। नरेंद्र मोदी ने देश को आत्म सम्मान दिया है। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में धारा 370 तोड़ी है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर उसको सबक सिखाया है। नरेंद्र मोदी ने चाइना के साथ इक्वल टर्म्स के ऊपर आंखों में आंखें डालकर फैसला किया है। नरेंद्र मोदी का कौन क्या मुकाबला कर सकता है? राहुल गांधी के नाना ने तो 50,000 हेक्टेयर जमीन सरेंडर कर दी थी चाइना को, तो नरेंद्र मोदी का कौन मुकाबला कर सकता है? कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। और जितने इकोनॉमिक रेटिंग की इंस्टीट्यूशन हैं वो हिंदुस्तान के बारे में बहुत अच्छा और सार्थक संदेश दे रही हैं। नरेंद्र मोदी ने देश को खड़ा किया है। एक साल जो कोरोना का रहा, जिसमें सारा विश्व अर्थव्यवस्था में लड़खड़ा गया, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने देश को खड़ा रखा है। लोगों का उत्साह बना के रखा है, इंडस्ट्री का उत्साह बना कर रखा है और ग्रोथ हो रही है। उपद्रवियों से वसूली वाले बिल पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाना सरकार का काम है और ऐसे में विपक्ष का विरोध पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट दें। यमुनानगर पहुंचे वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार की संपत्ति को नुकसान करना और उसको भरपाई करने वाला जो कानून है, बिल्कुल कहीं भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता, क्योंकि सरकारी संपत्ति लोगों की संपत्ति है और लोगों के टैक्स के द्वारा ही बनाई जाती है और सरकार का दायित्व है कि वो इसका पालन करें। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह कानून पहले से लागू हुआ है, जिसके एक अच्छे परिणाम आने लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है और इसीलिए लोगों को चाहिए कि वह कोरोना के लिए जितनी भी सरकारी गाइडलाइन है उनका पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस अपनाएं। और उन्होंने कहा कि जो से सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे, केवल वही बंद किए जहाँ पे 2 या 3 बच्चे ही पढ़ते थे, क्योंकि 25 से कम यदि बच्चे पढ़ते हैं तो प्रॉपर नेटवर्क नहीं सेट हो पाता, जिसकी वजह से जब बच्चे अच्छे बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ाई का स्तर भी बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 8 कृषि स्कूलों के लिए लोगों ने ज़मीन दी थी, वहाँ लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया। इसके अलावा जो संस्कृत स्कूल हैं वो 32 से बढ़ाकर 128 से भी ज़्यादा स्कूल कर दिए हैं, जहाँ लोग बड़ी इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कोरोना को लेकर सरकार का महाफ्रॉड बताया। कहा कोरोना और कोरोना वैक्सीन के नाम पर अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। सरकार कोरोना के नाम पर कभी हरियाणा तो कभी पंजाब को बंद कर देती है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज फतेहाबाद पहुंचे और गांव सालम खेड़ा में उन्होंने किसानों की मीटिंग ली। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गुरुद्वारे में माथा टेका और उसके बाद गुरुद्वारे में ही किसानों को संबोधित किया। कोरोना के मामले में भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी नहीं बल्कि एक महाफ्रॉड है और इसके चलते करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन ने यह बात साबित कर दी है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। किसान लाखों की संख्या में जुट रहे हैं लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कोरोना के नाम पर कभी हरियाणा और कभी पंजाब में बंद कर देती है। सिर्फ कोरोना एक बहाना है। वहीं बंगाल के चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में भी चुनावी राज्यों में किसान बीजेपी का विरोध जारी रखेंगे और अब लगातार वह चुनावी राज्यों में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। वहीं गुरुग्राम में मंगलवार को मीट शॉप बंद रखने का फैसला लिया गया और अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। एमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मामले को लेकर ऐसा बयान दिया और कहा कि अगर मंगलवार को मीट शॉप बंद रखनी है तो लॉजिक के हिसाब से
शुक्रवार को शराब की दुकानें भी बंद रखनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। निगम गुरुग्राम द्वारा गुरुग्राम में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखने का लिया गया फैसला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके आलोचना की है, जिसमें ओवैसी का कहना है कि कैसे किसी के निजी जीवन में किसी के खाने पीने से किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। उन्होंने कहा यदि मंगलवार को मीट की दुकानें खुलने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसे में शुक्रवार को शराब की दुकानें भी बंद रखी जानी चाहिए। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। झज्जर जिले में पिछले कई दिनों से शहर के सामान्य अस्पताल में चल रही खींचतान का खामियाजा अस्पताल के कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में अनुबंध के आधार पर करीब 130 कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों का आरोप है कि डीडी पावर रखने वाली एमएस डॉक्टर अरुणा सांगवान बजट होने के बावजूद भी बिल पास नहीं करती। इससे कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। नाराज कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद अपनी समस्या के समाधान के लिए दोपहर बाद सिविल सर्जन के पास चले गए और अपनी समस्या से अवगत कराया। सीएमओ ने कर्मचारियों को 5 दिन में उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मचारी अपने काम पर वापस लौटे। महम चौबीसी के भैड़ी, सुरजन भैड़ी मातो और सैमाड़ के दादा चौंड देव मंदिर में राज्यसभा सांसद दीपेन हुड्डा और पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी पहुंचे। दीपेन हुड्डा ने दादा चौंड देव मंदिर में माथा टेका, आशीर्वाद लिया। दीपेन हुड्डा ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा किसानों के लिए दिए गए बयान की निंदा की और कहा रामचंद्र जांगड़ा को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। और हमने सबने आज मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करी कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और कोई भी सरकार अपने खुद के किसान की बात ना मानकर उन पे निर्दयता दिखाकर किसी भी सरकार को लाभ नहीं है, तो सरकार किसान की बात माने और किसानों को खुशी खुशी घर वापस लौटने का समाधान निकाले। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह, विधायक सुभाष सुधा ने सरकारी अस्पताल पहुंचकर कोरोना की डोज लगवाई। सांसद और बीजेपी के साथ दरअसल सांसद विधायक के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कई बीजेपी नेताओं ने वैक्सीन लगवाई है। ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र के सांसद, विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष ने कोरोना की डोज लगवाई। कुरुक्षेत्र के सरकारी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सभी नेता डोज लगवाने पहुंचे व डोज लगवाने के उपरांत सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है, वह कोरोना से बचाव के लिए इसे लगवाने से गुरेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन सुरक्षित व प्रभावशाली है और प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छानुसार इसे लगवाकर कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त करने में सहयोग देना होगा। वहीं थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने भी कहा कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, लोग किसी भ्रामक प्रचार में ना आएं। उन्होंने कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए सैनिटाइजर, मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की भी बात कही। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कैथल में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। उसके बाद एक्टिव केस की संख्या 113 हो चुकी है, जबकि 3 और मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। कैथल में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 626 सैंपल लिए गए, जिनमें से 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या, तो कैथल में 111 की संख्या एक्टिव केसों की पहुंच चुकी है। उसके बाद साथ साथ बात करें टोटल मौत के आंकड़ों की संख्या, तो 59 की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। और उसके साथ बात करें टोटल रोगियों की संख्या, तो कैथल में 4263 की संख्या रोगियों की पहुंच चुकी है। और जो रोगी ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या की बात करें तो 4091 की संख्या उनकी पहुंच चुकी है। इसकी पुष्टि कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने शहरवासियों से अपील भी की है कि सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखें और बिना मास्क कहीं भी ना जाएं। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं चरखी दादी के खानपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के विक्रम पहलवान की आधा दर्जन पहलवान युवकों ने छाती में गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही। जानकारी के मुताबिक 17 वर्षीय विक्रम पहलवान को कुछ युवकों ने पार्टी करने के लिए फोन पर बहु झोलरी बुलाया था। आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। विक्रम ने हरियाणा प्रदेश में कई मेडल जीते थे। पुलिस इंचार्ज रामपाल सिंह ने बताया कि 5 से 6 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बस इसको कोई
बहाना करके बुलाया है, भाई कोई भाई पार्टी करेंगे और फिर उसमें इसको चक्कर में फंसाकर इसके साथ धोखे से इसका मारे। पार्टी सार्टी के लिए फ़ोन करके बुलाया था, भाई आजा पार्टी करेंगे। यो वहाँ पहुँचा है, वहाँ पर 5-6 लड़के मौजूद थे। किस बात पर क्या सुनी, वहाँ जाके नहीं इसका एक गोली मारी है भोले और उसका सुमित नाम है, असली सुमित उर्फ भोले ने गोली मारी, जिससे इसकी रास्ते मृत्यु होगी। और कार्रवाई जैसे जो भी अब तक इसमें चलेगा, 5-6 लड़कियाँ लिखवा रखी उसमें FIR में, बाकी मैन 3 हैं, बाकी 2 यहाँ की भी उसमें 2-3 अन्य हैं, उनका भी खुलासा होगा जब फर्द इंसाफ जो लिखा जाए, तब भी इसमें क्या सच्चाई होगी। सोनीपत कोर्ट परिसर में अजय उर्फ बिट्टू को गोली मारने और घर उसके पिता की हत्या के मामले में सोनीपत पुलिस की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार देर रात से गैंगस्टर रामकरण के गांव बेयापुर में पुलिस की छापेमारी हुई। गैंगस्टर के रामकरण के घर पर दरअसल पुलिस लगातार तलाशी भी कर रही है। गैंगस्टर रामकरण के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि गैंगस्टर के कहने पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था। रामकरण और संदीप बड़वासनी गैंग में आपसी रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश में गैंगस्टर रामकरण ने अजय उर्फ बिट्टू पर फायरिंग करवाई और उसके पिता की भी हत्या करवाई। झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी का गला दबाकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने जीआरपी में तैनात सब इंस्पेक्टर सोहनपाल और उसके भाई शिव कुमार को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। रिपोर्ट देखिए। झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी का गला दबाकर हत्या करने के मामले में जीआरपी में तैनात सब इंस्पेक्टर सोहनपाल और उसके भाई शिव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया। अदालत में से पुलिस ने 2 दिन का दोनों हत्या आरोपियों का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 1 दिन का रिमांड दिया है। अब इस रिमांड के दौरान पुलिस हत्या आरोपियों के कपड़े और वारदात में प्रयुक्त हुई गाड़ी, इसके साथ साथ में जो मृतका है कोमल, उसके मोबाइल फ़ोन की बरामदगी करेगी। इसके लिए पुलिस दोनों आरोपियों को पलवल के गाँव ले जाकर उनसे पूछताछ भी करेगी। बता दें कि सोहनपाल और उसके भाई शिव कुमार ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या करने के बाद में गांव में ले जाकर सबका दाह संस्कार कर दिया गया था और इस मामले में पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया था। ऐसे में कोमल के पति सागर यादव की तरफ से उसके बिटिया के पिता और उसके भाई के खिलाफ में शिकायत दर्ज की गई थी और पुलिस ने अब हत्या आरोपियों के खिलाफ में हत्या का मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने अदालत में पेश किया। अब देखना होगा कि अदालत द्वारा 1 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस उनसे क्या क्या सच उगलवा पाती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। एक बार फिर से एक जल्लाद की दरिंदगी सामने आई। एक 7 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। सिरसा के गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का यह मामला है। पड़ोसी पर दरिंदगी के आरोप लगे हैं। बच्ची को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत पर सुबह महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खबरें लगातार जारी हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वहीं रेवाड़ी में घर के नौकर ने 9 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। समाज में आज भी हवस के कुछ ऐसे वहशी दरिंदे हैं जिन्हें ना तो कानून का कोई खौफ है, ना समाज का और ना ही बच्चों की मासूमियत से उनका कुछ लेना देना है। ऐसा ही एक वाकया रेवाड़ी में आया, जहां की एक कॉलोनी में रहने वाला
मूल रूप से जो एमपी का रहता है, एमपी में रहता है और बहरहाल रेवाड़ी में घरेलू नौकर का काम करता है। अपने ही पड़ोस में रहने वाली 9 वर्षीय मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और एक बाथरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी अस्मत को तार तार कर फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के ऊपर पॉक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से काफ़ी दूर है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़। वहीं करनाल के बांसो गेट में रहने वाले ऑटो चालक ने फाइनेंसर के दबाव में और मकान पर कब्जा करने की धमकी के चलते खुदकुशी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। करनाल के बांसो गेट में एक व्यक्ति ने फाइनेंसर के दबाव में आकर के जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि फाइनेंसर से 20,000 रुपये लिए थे और 16,000 रुपये वापस भी कर दिए थे। उसके बावजूद भी ब्याज पर ब्याज लगाया जा रहा था और फाइनेंसर द्वारा धमकी दी जा रही थी कि उसके मकान को वह कब्जा कर लेंगे। इसलिए ललित नाम का जो युवक है दबाव में आया और कहीं ना कहीं डरा सहमा था और उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस का कहना है कि 6 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया गया और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करनाल से केसी आर्य है, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। खबरें लगातार जारी हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।